हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं। आज मैं 50 क्वेश्चन कराऊंगी। इससे पहले इस जो प्रैक्टिस सेशन उसमें 100 क्वेश्चन था। 50 क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में कराया है। आज जो बाकी बचे 50 क्वेश्चन हैं वो कराऊंगी और मैं पूरे 40 आपको प्रैक्टिस सेशन दूंगी आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए। 40 से मतलब समझो, अगर 50 क्वेश्चन एक क्लास में किया तो एक क्लास में ऐसे किसी दिन मैं 50 क्वेश्चन कराती हूँ, किसी दिन 100 क्वेश्चन भी कराती हूँ। और काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेशन मैंने ऑलरेडी ले रखा है। 8 या 9 प्रैक्टिस सेशन ऑलरेडी हो चुका है। और तो वो अगर आपने नहीं देखा तो उसे भी देख लेना। और इसके अलावा मेरे चैनल पे आपको ये यूजीसी नेट की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, तो वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके प्रिपरेशन में। तो फ्रेंड्स, अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो देख पाए। और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से जुड़े। जो भी प्रिपरेशन करने वाले होंगे, आपके ग्रुप्स जो भी होंगे, उसमें ज़रूर शेयर करना। तो स्टार्ट करते हैं। ये टीजीटी और पीजीटी के लिए है। कुछ क्वेश्चन टीजीटी लेवल का भी है, कुछ क्वेश्चन मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन तो आपको यूजीसी नेट और पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल का है। कुछ क्वेश्चन जो आप कर यूपी पीजीटी आप टीजीटी दे रहे हो तो कुछ पोर्शन आपको इससे मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा मेरे चैनल पे हिस्ट्री की भी क्लासेस चलती है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट को चेक करना, उसमें आपको हिस्ट्री की क्लासेस, अभी मेरी जो सीरीज चल रही है वो मॉडर्न हिस्ट्री की चल रही है, वो भी मैं 1-2 दिन बीच करके उसकी भी क्लास लेके आती हूँ। मैं कंप्लीट जितने भी यूपी के टीजीटी पीजीटी का सिलेबस है उसको मैं कंप्लीट करा दूँगी, तो आप मेरे चैनल पे बने रहें। स्टार्ट करते। भारत सरकार का प्राचीनतम स्वरूप कैसा है? तो पहले जो है तो राज्य का स्वरूप कैसा था? ऑप्शन ए है नौकरशाही था, कुलीन तंत्र था, राजतंत्र था, और सॉरी लोकतंत्र था या राजतंत्र था। तो हमें पता है सबसे प्राचीन में राजतंत्र था, राजा का तंत्र था। संवैधानिक सरकार का अभिप्राय क्या? अधिनायकवादी सरकार से, साम्यवादी सरकार से, फांसीवादी सरकार से, सीमित सरकार से। तो सीमित सरकार से, क्योंकि संवैधानिक सरकार में जो भी नियम सरकार आते हैं वो संविधान के बनाए हुए नियमों के अनुसार चलते हैं, यानी उनमें सीमित शासन करने की क्षमता होती है वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में, ये काफ़ी मतलब इस प्रैक्टिस सेशन में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है जो आगामी आपके एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन से संविधानवाद की विशेषता नहीं है? देखो, विधि का शासन, शक्ति का पृथक्करण, व्यक्ति की सर्वोच्चता, और सीमित, क्या है सीमित शासन, सीमित सरकार। तो ऑब्वियसली व्यक्ति की सर्वोच्चता नहीं है, बाकी सारा कुछ विधि का शासन होता है, शक्ति का पृथक्करण और सीमित सरकार। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कठोर संविधान का गुण नहीं है? कठोर संविधान, यह आपातकाल में लाभदायक है, यह पवित्र संविधान है, इसमें अधिनायकवाद की संभावनाएं कम रहती है, यह संविधान अस्थायी होता है। तो ये क्या हो जाएगा? यह कौन सा गुण है? ये पवित्र संविधान नहीं, और ऑप्शन बी ये नहीं होगा। अध्यक्षात्मक शासन में राष्ट्रपति, तो अध्यक्षात्मक शासन में राष्ट्रपति क्या होता है? केवल राज्य का प्रधान होता है, केवल सरकार का प्रधान होता है, सरकार तथा राज्य किसी का प्रधान नहीं होता, सरकार और राज्य दोनों का प्रधान होता है। तो इसमें हो जाएगा आपका जो है ये दोनों का प्रधान होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय सरकार का अर्थ है? ए है संसद द्वारा चलाई जाने वाली सरकार, बी है नौकरशाही की सरकार, सी है वह सरकार जिसमें मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, डी है न्यायपालिका द्वारा चलाई जाने वाली सरकार, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो ये वह सरकार जिसमें मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है वो होती है संसदीय सरकार। आगे है, संसदीय सरकार अधिक लोकतांत्रिक होती है क्योंकि इसमें न्यायपालिका स्वतंत्र होता है। दूसरा ऑप्शन है आपका, इसमें सरकार प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, इसमें जनमत की उपेक्षा करने पर सरकार को हटाया जा सकता है। तो यही होगा
क्योंकि जनमत की उपेक्षा करेगा तभी तो ये ज़्यादा लोकतंत्र सरकार हो गया। ठीक है। अध्यक्षात्मक शासन में मंत्रिपरिषद के सदस्य तो विधानमंडल के लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं, विधानमंडल के दोनों सदनों के प्रति उत्तरदायी होते हैं, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। तो अध्यक्षात्मक जो शासन है वो है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन सी। संघात्मक राज्यों में स्वतंत्र न्यायपालिका आवश्यक है। ठीक है। तो केंद्र सरकार पर नियंत्रण रखने के लिए, राज्य सरकार पर नियंत्रण रखने के लिए, नागरिकों की स्वतंत्रता सुरक्षित रखने के लिए, केंद्र और राज्यों के मध्य झगड़े का निपटारा करने के लिए, तो इसमें हो जाएगा जो न्यायपालिका होती है केंद्र और राज्य के झगड़ों को निपटाने के लिए संघात्मक राज्यों में स्वतंत्र न्यायपालिका इसीलिए आवश्यक होती है। देखो नगर ये न्यायपालिका तो ऐसे भी आवश्यक है, लेकिन इसमें क्या पूछा, संघात्मक राज्यों के लिए क्या विशेष आवश्यक है, तो उसके लिए हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे संविधान की सर्वोच्चता आवश्यक है, तो संविधान की सर्वोच्चता किस प्रकार के शासन के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए संघात्मक, एकात्मक, संसदीय, हर प्रकार के संवैधानिक सरकार। तो संवैधानिक सर्वोच्चता सबसे ज्यादा जो सर्वोच्चता वो संघात्मक शासन, ताकि जिसके तहत दोनों की शक्तियों का विभाजन अच्छे रूप से विभाजित हो। इसीलिए सरकारों का एकात्मक तथा संघात्मक में वर्गीकरण का क्या आधार होता है, तो एकात्मक और संघात्मक क्या होता है वर्गीकरण से, तो ये हो जाए देखो व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के मध्य संबंध, केंद्र एवं राज्यों के मध्य संबंध, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के मध्य संबंध, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के संबंध, तो ये हो जाए केंद्र और राज्य के मध्य संबंध। अगला है क्वेश्चन नंबर 62। तो 62 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एकात्मक सरकार की आलोचना की जाती है क्योंकि, तो इसका संविधान अलिखित है, इसका संविधान अपरिवर्तनशील है, न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार नहीं होता, केंद्र की निरंकुशता पाई जाती। ऑप्शन डी। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय सरकारी निकाय नहीं करता है। ठीक है। कौन सा कार्य स्थानीय सरकारी निकाय नहीं करता है, तो देखो स्वास्थ्य एवं सफाई, शांति व्यवस्था की स्थापना, सड़क एवं पुल आदि का निर्माण, जन्म और मृत्यु दर का पंजीयन। तो शांति व्यवस्था ये केंद्र का कार्य है। ठीक है। ये स्थानीय सरकार यानी पंचायत राज का कार्य नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसने कहा, किसी देश में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो सकती है परंतु स्थानीय संस्थाओं के अभाव में स्वतंत्रता की भावना का विकास नहीं हो सकता। तो 64 का हो जाएंगे डी टॉकविले। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस देश में राज्य स्थानीय सरकारी निकायों पर न्यूनतम नियंत्रण रखता है। भारत। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी ग्रेट ब्रिटेन। तो ऑप्शन सी होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन सी। अगला है हाल के वर्षों में स्थानीय निकायों पर राज्यों का नियंत्रण। हाल के वर्षों में तो पर्याप्त रूप से बढ़ा, पर्याप्त रूप से घटा, घटा और बढ़ा दोनों लगभग समाप्त हो गया, तो पर्याप्त रूप से घटा। ऑप्शन ये बी। महात्मा गांधी ने किस पुस्तक को लिखा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। बिल्कुल भी नहीं, ये कौन लिखे हैं, ये लिखे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। बाकी ये तीनों उनकी है नहीं, किसने लिखा है ना, अच्छा सॉरी, तो ये हो जाएगा ना, बाकी उनकी तो कोई नहीं है। तो कौन सा लिखा ना, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये लिखे हैं क्या है जवाहरलाल नेहरू। गीता रहस्य अरविंदो घोष और सत्यार्थ प्रकाश कौन लिखे हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। अगर आपको याद आता तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में, मुझे अभी याद नहीं आ रहा इनका। अगला 68 क्वेश्चन, भारत ग्रेट ब्रिटेन का उपनिवेश इसलिए बन सका क्योंकि, भारत जो है ना ग्रेट ब्रिटेन का उपनिवेश बन पाए क्यों, भारत के लोगों में जो एकता का अभाव,
के कारण वो उसका उपनिवेश बन गया। सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना की थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की थी? तो उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, ऑप्शन ए। 1922 में यह घोषणा की कि भारतवासी स्वयं अपने राजनीतिक भाग्य का निर्धारण करेंगे। तो ये जो कथन है, ये कथन किसका है, ये पूछा जा रहा है। तो यह महात्मा गांधी का, ऑप्शन ए। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? तो होनी चाहिए 389, ऑप्शन डी। भारत में अंग्रेजी शासन का सबसे अधिक बुरा परिणाम क्या हुआ? ठीक है, तो सबसे बुरा परिणाम क्या हुआ? तो राजनीतिक पराधीनता तथा आर्थिक शोषण, ऑप्शन ए। न्यायाधीशों का कार्य है, तो क्या है न्यायाधीशों का कार्य? कानून लागू करना, विधि की व्याख्या करना, नौकरशाही पर युद्ध की घोषणा करना। तो विधि की व्याख्या करना, ये 73 का हो जाएगा, ऑप्शन बी, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान है पूर्ण रूप से कठोर, पूर्ण रूप से लचीला, कठोर और लचीला दोनों। तो ये जो भारत का संविधान है कठोर और लचीला दोनों का सम्मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो लोकतांत्रिक सरकार, संघात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार और गणतंत्रात्मक सरकार। तो क्या पूछ रहा, कौन सी विशेषता नहीं पूछ रहा है ना? तो ऑप्शन सी अध्यक्षात्मक यहाँ नहीं है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नहीं पूछ रहा था। भारत का संविधान संघात्मक नहीं, एकात्मक नहीं, ना तो संघात्मक ना एकात्मक। तो एकात्मक और संघात्मक दोनों का सुगध मिश्रण है, ऑप्शन डी। भारत में 277, तो भारत में क्या है? केंद्र और राज्य समान रूप से शक्तिशाली है, केंद्र और राज्य से अधिक शक्तिशाली है, राज्य केंद्र से अधिक शक्तिशाली है। तो केंद्र राज्यों से अधिक शक्तिशाली, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान में किस प्रकार के मौलिक अधिकारों पर अधिक बल दिया गया? ठीक है, तो 78 का हो जाएगा, ऑप्शन ए, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार, ऑप्शन ए। भारत के संविधान में दिए गए मूल कर्तव्य, तो भारत के संविधान में दिए गए जो मूल कर्तव्य है सभी नागरिकों के लिए है, ठीक है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन मूल कर्तव्य नहीं है? मूल कर्तव्य नहीं, संविधान का पालन करना, देश की एकता अखंडता की रक्षा करना, अपने धर्म का पालन करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा। तो अपने धर्म का पालन करना ये आपका फंडामेंटल राइट्स में दिया गया, आप अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, तो ये इसमें नहीं आएगा, मौलिक कर्तव्य नहीं होगा। भारतीय संविधान में कौन नीति निर्देशक तत्वों को सम्मिलित करने का उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, 81, 82। नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार राज्य कितने वर्षों की आयु तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा? 14 वर्ष, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सा कथन ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक है? तो ये मौलिक अधिकार न्याय योग, ऑप्शन डी। भारत का उपराष्ट्रपति 84, तो ये राज्यसभा का पद है। अभी मैंने उपराष्ट्रपति की और राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे वो मैं यूथ पब्लिकेशन के एग्जाम पॉइंटर से करा रही हूँ। बहुत ही अच्छे कंटेंट है और इससे आपका कंप्लीट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिवीजन हो जाएगा। तो अगर आप चैनल पे प्लेलिस्ट में जाना और उसमें देखना यूथ पब्लिकेशन एग्जाम पॉइंटर, उसमें आप पूरी क्लासेस को हर क्लासेस को देखना। 15 से कोई तो छोटी भी है, कोई 15 से 20 मिनट का है जनरली, मतलब जनरली तो आपको 15 मिनट का मिलेगा। कोई वीडियो जैसे बड़ी, जैसे फंडामेंटल राइट्स काफ़ी बड़ा टॉपिक है तो उसमें 20 मिनट की वीडियो, बाकी 10-15 मिनट की वीडियो है, जिससे हर दिन आप मतलब एक 2 वीडियो को आराम से सुन सकते हो। और आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जितने भी फैक्ट है, जितने भी उसमें सब आर्टिकल भी उसी के तहत आ जाएंगे, भाग जो भी है, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं तो आपको अच्छे से कवर हो जाएगा। तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखना, आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। आगे है भारतीय संसद में प्रत्यक्ष निर्वाचित, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नामांकित सदस्य होते हैं, ठीक है। आगे भारत में संसद के सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है? तो ये
निर्वाचन आयोग की देखरेख में होगा ना, ऑप्शन सी। आगे भारत का राष्ट्रपति, तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो क्या है, वो राज्य का प्रधान है, ठीक है, राज्य का प्रधान है। आगे भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है, तो भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है, संसद के द्वारा महाभियोग, ऑप्शन डी। क्या भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को केंद्रीय मंत्री नियुक्त कर सकता है जिसके नाम की सिफारिश प्रधानमंत्री के द्वारा न की गई हो, ठीक है, तो इसका हो जाएगा नहीं कर सकता, ऑप्शन बी। 89 का हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति किससे मिलती है, ठीक है, तो किससे मिलती है, तो ग्रेट ब्रिटेन की सामग्री से। भारतीय मंत्रिपरिषद के सदस्य, तो भारतीय मंत्रिपरिषद के सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। अभी उपराष्ट्रपति है, नेक्स्ट क्लास में मैं मंत्रिपरिषद ही कराऊंगी, आज तो नहीं, आज तो नहीं, हाँ कल की क्लास में आपको 9 तारीख में आपको मंत्रिपरिषद की क्लासेस मिल जाएगी। भारत का प्रधानमंत्री है, तो भारत का प्रधानमंत्री क्या है, तो ये है समकक्ष में प्रथम, मतलब सभी मंत्री एक समान ही होते हैं ना, सब चुना के जाते, उन्हीं में से एक प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं, तो समकक्ष में प्रथम। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का, तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का क्या होता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होता है, ऑप्शन सी। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है, तो भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को, ऑप्शन सी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति होने की उम्र क्या है, तो इनकी होने की उम्र है 65। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक है, तो यह अमेरिका एवं अमेरिकी संघ और भारतीय संघ से अधिक संघात्मक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कौन सा कथन ठीक है। देखो अमेरिका की सीनेट तथा भारत राज्यसभा दोनों में राज्यों के समान प्रतिनिधि नहीं। अमेरिकी सीनेट में राज्यों को असमान तथा भारत में समान नहीं। अमेरिका में समान है ना, हर जगह हर राज्य से 2 सीट निश्चित है। इंडिया में तो पॉपुलेशन और क्षेत्रफल उसके हिसाब से अलग अलग है। सीनेट तथा राज्यों दोनों में राज्य का समान प्रतिनिधित्व नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अमेरिकी सीनेट में राज्यों के समान प्रतिनिधित्व, बिल्कुल सही बात, जबकि भारत में राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व होता है, ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 99 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो भारत में राज्यों को केंद्र से अलग होने का अधिकार प्राप्त है। अमेरिका में राज्य केंद्र से संबंधित विच्छेद कर सकता है। सोवियत संघ में राज्यों को केंद्र से अलग होने का अधिकार नहीं था। सोवियत संघ में राज्यों को केंद्र से अलग होने का अधिकार था, तो ये है डी, ऑप्शन डी, सोवियत संघ में राज्यों को केंद्र से अलग होने का अधिकार था। भारत की संसदीय शासन व्यवस्था, तो 100 ग्रेट ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है, ऑप्शन डी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने 100 क्वेश्चन किए हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं। आपके आगामी भी कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो उसमें आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये चैनल आपको कोई किसी भी तरह से हेल्प कर रहा है, थोड़ा भी हेल्प कर रहा है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।